हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर 2.0 में। दोस्तों आज की इस वीडियो बात करेंगे बेसिक एग्रीकल्चर 5 सेमेस्टर के प्रोटेक्टर कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि दोस्तों बहुत ही अधिकतर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आपके अन्य दोस्त भी देख सकें। दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम लेते तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस वातावरण में पौधों की प्रतिक्रिया किन कारकों पर निर्भर होती है। जो ग्रीन हाउस जो वातावरण होते हैं, तो ग्रीन हाउस वातावरण में पौधों की प्रतिक्रिया किन कारकों पर निर्भर होती है, तो इसके बारे में देखेंगे। ग्रीन हाउस में पौधों की प्रतिक्रिया विभिन्न कारकों पर निर्भर होती है। जो ग्रीन हाउस में जो पौधों की प्रतिक्रिया होती है वो उसके विभिन्न कारकों पर निर्भर होती है जो उन्हें पोषण, ऊर्जा और वातावरण के रूप में प्रभावित करते हैं। क्या जो उन्हें पोषण, ऊर्जा और वातावरण के रूप में प्रभावित करते हैं। आगे बात करेंगे। तो पहला कारक क्या है? प्रकाश। पहला कारक क्या है? प्रकाश। पौधों की प्रमुख ऊर्जा सूर्य की किरणें होती हैं। जो पौधों की प्रमुख ऊर्जा होती है वो क्या होती है? सूर्य की किरणें होती हैं, जिसके लिए ग्रीन हाउस के छत का डिजाइन ऐसा होता है कि सूर्य की किरणें सही मात्रा में पौधों तक पहुंच सकें। तो जो पौधों की प्रमुख ऊर्जा होती है वो क्या चीज़ होती है? सूर्य की किरणें होती हैं। सूर्य की पौधे की प्रमुख ऊर्जा क्या? सूर्य की किरणें होती है। तो ग्रीन हाउस की छत को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो सही मात्रा में पौधों तक पहुंच सकें। पौधे प्रकाश प्राप्त करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। कि जब पौधों को प्रकाश प्राप्त होगा तभी उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, जब उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तभी पौधों को अपना भोजन प्राप्त होगा। तो इसका पहला कारक क्या हो गया? प्रकाश। आगे बात करेंगे टेम्परेचर या तापमान। दोस्तों टेम्परेचर या तापमान, तो ग्रीन हाउस में तापमान को नियंत्रित करके भेजा जाता है। जो ग्रीन हाउस में तापमान है तो उसको नियंत्रित करके पौधों तक भेजा जाता है। पौधों के लिए उचित तापमान बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पौधों के विकास पर सीधा प्रभाव डालता है और विभिन्न पौधों की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। क्योंकि जो प्रकाश तापमान होता है वो पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो पौधों की विभिन्न क्रिया होती है उन पर सीधा प्रभाव डालता है। उसके पौधों की वृद्धि और विकास सभी पर प्रभाव डालता है। उसकी जितनी भी प्रतिक्रिया होती है पौधों की सभी पर तापमान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो इसको नियंत्रित करके ही पौधों तक भेजा जाता है। आगे बात करेंगे जल प्रबंध। जल प्रबंध, तो सही मात्रा में सही समय पर जल प्रदान करना ही महत्वपूर्ण है। जो जल हमें जो पौधों को सही मात्रा में सही समय पर ही पौधों को जल देना चाहिए। ठीक है। पानी आपूर्ति के भी या पानी की आपूर्ति होती है वो अधिकता पौधों की स्वास्थ्य और विकास पर असर डालता है। जो पानी की आपूर्ति होती है वो कहाँ पौधों की स्वास्थ्य पर भी असर डाले और उसके विकास पर भी पूरा असर पानी डालता है। तो पानी तो मेन होता है। आगे बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधों के लिए CO2 अत्यंत महत्वपूर्ण है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ग्रीन हाउस में इसकी सही मात्रा बनाए रखना आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। तो इसलिए इसकी मात्रा ग्रीन हाउस में बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। अगला पॉइंट है पोषण। क्या दोस्तों अगला पॉइंट क्या है? पोषण। तो सही पोषण पौधों के लिए आवश्यक है। क्या? सही पोषण पौधों के लिए आवश्यक है। जनरली पौधों की उनकी आवश्यकता अनुसार पोषण प्रदान करना आवश्यक है ताकि वे स्वस्थ रहें। तो पौधों के लिए पोषण भी बहुत आवश्यक है, तो उन्हें सही मात्रा में और सही टाइम पर पोषण प्रदान करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके और पौधों के लिए पोषण बहुत ही आवश्यकता पूर्वक होता है क्योंकि ये उसके स्वास्थ्य और विकास पर सीधा प्रभाव डालता है। दोस्तों ये थे ग्रीन हाउस के वातावरण में जो प्रतिक्रिया होती हैं पौधों पर उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। एक तो सूर्य का प्रकाश, ताप, जल प्रबंध, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषण। तो ये सब पौधों के जो ग्रीन हाउस का वातावरण उसमें प्रतिक्रिया को प्राप्त करने वाले कारक थे। आगे बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है पॉली हाउस या ग्रीन हाउस की फसलों में एकीकृत कीट नियंत्रण का उल्लेख कीजिए। तो जो पॉली हाउस ग्रीन हाउस में जो फसलों में कीट लगते हैं उसका नियंत्रण कैसे करेंगे। तो पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में फसलों को सुरक्षित रखने और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एकीकृत कीटनाशक नियंत्रण करना महत्वपूर्ण है।
जो पॉलीहाउस ग्रीन हाउस है तो उसमें फसलों में सुरक्षित रखने के लिए उनकी उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम एकीकृत कीट नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है या महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये है कि एक ही उपाय को अनेक बार नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक ही उपाय को एक ही बार नहीं किया जाता है, बल्कि विभिन्न उपायों को संयोजक किया जाता है ताकि कीटाणु को नष्ट किया जा सके और फसल सुरक्षित रह सके। मतलब इसका मतलब ये है कि एक उपाय को एक बार नहीं, मतलब विभिन्न उपायों को संयोजन करके उनको किया जाता है, जिससे कि जो फसल है तो हमारी कीटों रोगों से सुरक्षित रह सके। एकीकृत कीट नियंत्रण के शामिल प्रमुख उपाय के बारे में देखेंगे हम। पहला है बायोलॉजिकल कंट्रोल। क्या दोस्तों? बायोलॉजिकल कंट्रोल। इनमें कीटों को नष्ट करने के लिए एक प्राकृतिक शत्रु का उपयोग करते हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या करते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम कीटों को नष्ट करने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रु को प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। जैसे कि प्राकृतिक शत्रु, जैसे कि शुरुआत से जैसे कोई चूहा है और चूहा का शत्रु बिल्ली है तो चूहा बिल्ली को खा जाती है। तो ये मतलब ऐसे तो प्राकृतिक शत्रु होते हैं कि मतलब उन्हें अपना भोजन बना लेते हैं, अपने से जो छोटे जंतु होते हैं उनको खाकर उन्हें अपना भोजन बना लेते हैं, उन्हीं को प्राकृतिक शत्रु कहते हैं। आगे है होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट। होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट, कुछ पौधों में कीटों से बचने के लिए उनमें जेनेटिक सुधार किए जाते हैं जिससे कीटों का प्रकोप कम होता है। होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि कुछ पौधों में हम उनमें जेनेटिक सुधार करेंगे जिससे कि वो प्रकोप, जो रोग का प्रकोप है वो उनके सहनशील हो जाएंगे, जिससे कि उनका प्रकोप कम हो जाएगा और फसल हमारी अच्छी हो जाएगी। आगे बात करेंगे पेस्टिसाइड या कीटनाशक। यदि नियंत्रण की सभी विधियां असफल हो जाएं तब कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। इनके अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को हानि हो सकती है, इसलिए इनका उपयोग सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इस सभी बायोलॉजिकल और कीट रेसिस्टेंट इन सभी को उपयोग करने के बाद अगर फिर भी कीट नियंत्रण नहीं होता तो फिर हमें कीटनाशी का उपयोग करना चाहिए। सभी विधियां अगर असफल हो जाए उसके बाद हम कीटनाशी का उपयोग करते हैं तो इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक हम उपयोग करते हैं, जिससे कि वातावरण हमारा प्रदूषित न हो सके। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक कीटनाशी का उपयोग करना चाहिए। आगे बात करेंगे फेरोमोन डिस्पर्सन, मतलब फेरोमोन यातायात। तो इस तकनीक में विषाणु के प्रजनन माध्यम को बदलने के लिए प्राकृतिक या संश्लेषित रूप से बनाए गए फेरोमोन का उपयोग किया जाता है। कि इस तकनीक में क्या होता है कि इस तकनीकी में कीटाणु के प्रजनन माध्यम को बदलने के लिए, जो कीटाणु होते हैं उनके प्रजनन माध्यम को बदलने के लिए प्राकृतिक या संश्लेषित रूप से बनाए गए फेरोमोन का उपयोग किया जाता है। मतलब कीटाणु होते हैं उनके प्रजनन को रोकने के लिए हम प्राकृतिक या संश्लेषित रूप से जो बनाए जाते फेरोमोन बनाए गए हैं उनका उपयोग करते हैं, जिससे कीटाणु का प्रजनन बाधित हो जाता है। और जब उनमें बाधित हो जाएगा तो उसकी मतलब शिशु वगैरह वो जन्म नहीं देंगे और जिससे कि कीटों का प्रकोप धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो उसमें फेरोमोन का उपयोग करते हैं। आगे बात करेंगे नियमित देख रेख क्षेत्रों के में कीट की देखरानी, मतलब जो कीट की निगरानी रखना और उनके प्राकृतिक शत्रु को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। मतलब हम नियमित देख रेख रहेंगे कि जो भी जिस क्षेत्र में कीट लगे हैं उनकी देख रेख करेंगे और उनके प्राकृतिक शत्रु को बढ़ावा देंगे, जिससे कि जो प्राकृतिक शत्रु हैं वो उन कीटों को खा सकें और फसल को नुकसान होने से बचा सकें। दोस्तों ये थे कीट नियंत्रण के कुछ उपाय। बायोलॉजिकल कंट्रोल, दोस्तों बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया, होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट, पेस्टिसाइड, बायोलॉजिकल कंट्रोल, होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट, पेस्टिसाइड और फेरोमोन का उपयोग और नियंत्रित देख रेख। तो ये थे इसके कुछ उपाय। आगे बात करें संरक्षित या सुरक्षात्मक कृषि क्या है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जब हम किसी फसल का उत्पादन मुख्य जैविक या अजैविक कारकों से बचाते हुए सुरक्षा प्रदान करते हुए करते हैं तो उसे संरक्षित खेती कहते हैं। कि जब हम किसी फसल का उत्पादन उसके मुख्य जैविक बायोटिक एबायोटिक जो फैक्टर होते हैं उनसे बचाते हुए सुरक्षा प्रदान करते हैं, हम जो फसल उगाते हैं या उसकी खेती करते हैं उसी को हम संरक्षित खेती कहते हैं। संरक्षित खेती एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिनमें पौधों को विभिन्न प्रकार की पर्यावरण स्थितियों से सुरक्षित किया जाता है। संरक्षित खेती क्या है? एक ऐसी प्रणाली है जिनमें पौधों को विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय स्थितियों से सुरक्षित किया जाता है। संरक्षण की विधियों को अपनाकर
उसमें संरक्षण की विधियों को अपनाकर इस प्रकार से कृषि करना ही फसल पर रोगों व कीटों के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों का उपयोग कम से कम हो तो उसे सुरक्षित खेती कहते हैं। मतलब सुरक्षित खेती क्या, हम इस प्रकार से खेती करना चाहिए कि उसे पर्यावरण जितने भी कारक हैं, पर्यावरण कारक से रोग कीट आदि से बचाकर मतलब जो खेती हम करते हैं उसी को सुरक्षित खेती कहते हैं। आगे क्या है, तथा फसल के उनके अनुकूल वातावरण मिले। अब बात करेंगे ग्राम हाउस क्या है। ग्राम हाउस जो ग्रीन हाउस है उसे किसे कहते हैं। अभी हमने संचित देखी, संचित में क्या होती है। संचित खेती ये होती है कि हम संचित को ऐसे संचित में क्या होती है, जो हम जो वातावरण के जैविक जैविक जो कारक होते हैं उनसे फसल की सुरक्षा प्रदान करते हुए तथा कीट और रोग उनसे सभी से फसल की सुरक्षा प्रदान करते हुए जो हम संरक्षित खेती कहते हैं, और जिससे फसल का अच्छा उत्पादन हो उसी को हम संरक्षित खेती कहते हैं। सिंपल भाषा में बता दिया आपको हमने। आगे बात करें ग्रीन हाउस। तो उम्मीद करते हैं वो संरक्षित खेती अच्छी समझ आई होगी। अब ग्रीन हाउस देखते हैं, ग्रीन हाउस किसे कहते हैं। तो ग्रीन हाउस विभिन्न तरह के आवरण सामग्रियों जैसे कांच या प्लास्टिक की छत और अक्सर कांच या प्लास्टिक की दीवारों के साथ बनी एक संरचना है। तो ग्रीन हाउस क्या है, तो ग्रीन हाउस एक संरचना है। क्या है, एक संरचना है जिसका आवरण विभिन्न सामग्री जैसे कि कांच है, प्लास्टिक, तो कांच और प्लास्टिक की छत और कांच और प्लास्टिक की दीवारें बनी होती हैं। तो ये एक प्रकार की संरचना है जो विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से इसका आवरण बना होता है। ग्रीन हाउस में मौसम अथवा जलवायु नियंत्रित होते हैं। तो ग्रीन हाउस में क्या होते हैं, ग्रीन हाउस में मौसम और जलवायु को नियंत्रित किया जाता है। आगे बात करेंगे ग्रीन हाउस का प्रभाव। तो ये एक प्रक्रिया है, ग्रीन हाउस प्रभाव का एक प्रक्रिया है जिसके कारण पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि होती है और वायुमंडलीय गैसों के कारण जो कि वायुमंडलीय जो गैसें होते हैं उनका वर्णन होता है। तो ये क्या है, ग्रीन हाउस के प्रभाव की एक प्रक्रिया है। इसमें पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है और वायुमंडल भी दबाव होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। ग्रीन हाउस कांच से बना एक घर है जिसका उपयोग पौधों को उगाने के लिए किया जा सकता है। भूमि की किरणें ग्रीन हाउस के अंदर जो सूर्य की किरणें ग्रीन हाउस के अंदर पौधों को और हवा को गर्म करती हैं। तो मतलब जो ग्रीन हाउस क्या है, एक प्रकार का कांच का बना हुआ घर है। क्या चीज़, घर है जिसका उपयोग पौधों को उगाने के लिए करते हैं, जिसमें सूर्य की किरणें ग्रीन हाउस के अंदर पौधों को और गर्म हवा को गर्म करती हैं। जो सूर्य की किरण होती है वो पौधों को और गर्म हवा को गर्म करती हैं। अंदर फंसी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण अंदर फंसी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और ग्रीन हाउस को गर्म कर देती हैं, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। और ये स्थिति पृथ्वी के वायुमंडल भी होती है, और ये स्थिति पृथ्वी मंडल के वायुमंडल में भी है। जो गर्मी है पृथ्वी के मंडल में, वो भी सूर्य की जो होता है वो वायुमंडल से होती तो गर्मी आती है। तो जो इसका वायुमंडल बहुत ही गर्म है, इसमें गर्म हवा है, सूर्य की किरणें प्रकाश सभी पाई जाती है। और इसी तरह ग्रीन हाउस में जो अंदर की हवा होती है वो भी गर्म हो जाती है और इस प्रकाश की किरणें होती है वो भी पौधों को गर्म करती है, तो हवा को भी गर्म कर देती है, जिससे कि अंदर का तापमान बहुत गर्म रहता है। तो कि जो वायुमंडल की स्थिति के समान ही है। तो दिन के समय आगे देखेंगे, दिन के समय सूर्य पृथ्वी के वातावरण को गर्म करता है। रात में जब पृथ्वी ठंडी हो जाती है तो गर्मी वापस वायुमंडल में विकीर्ण हो जाती है। कि जो दिन होता है, दिन में सूर्य का प्रकाश जो होता है वो पृथ्वी के वातावरण को गर्म करता है। ठीक है, और रात होते ही ये किरणें वापस वायुमंडल में चली जाती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान गर्मी पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित हो जाती है। तो इस दौरान क्या होता है, जो गर्मी होती है तो पृथ्वी के वायुमंडल में, इस प्रक्रिया के दौरान गर्मी पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित हो जाती है। जो गर्मी पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है वो ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित हो जाती है सभी गर्मी। ठीक है, ये वह चीज़ है पृथ्वी की सतह को गर्म बनाती है। ये क्या, ये जिससे कि पृथ्वी की सतह काफ़ी गर्म हो जाती है, और जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसों के बढ़े हुए स्तर के कारण पृथ्वी का तापमान भी काफ़ी बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस गैसों का जब स्तर बढ़ जाएगा तो पृथ्वी का तापमान भी अधिक बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये थे इसके ग्रीन हाउस के प्रभाव, ग्रीन हाउस के क्या प्रभाव थे और ग्रीन हाउस किसे कहते हैं आज के अपने वीडियो का। और संरक्षित खेती क्या है, या ग्रीन हाउस या सुरक्षित खेती क्या है, और कि ग्रीन हाउस के अंदर जो वातावरण प्रक्रिया होती हैं पौधों के कारक है, और कीटों के बारे में पढ़ा, कौन कौन से कीट कैसे कीट उनका नियंत्रण किया जाए।
आज की वीडियो में इतना पड़ा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर पीडीएफ चाहिए हो वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, आपसे ज्वाइन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पीडीएफ दे सकते हैं। दोस्तों चलते हैं, इसी तरह मिलते हैं अगली वीडियो में।